Hello students, today we will start the third part of the chapter 4. चैप्टर 4 जो एग्जीक्यूटिव है हमारा 11th क्लास का, उसका हमने 2 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। थर्ड पार्ट में हमने बात की थी कि हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का हमने बात कर ली थी। अभी हम लोग प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करें तो जनरली जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम इंडियन पॉलिटिक्स की अब जब भी हम बात करेंगे भारतीय राजनीति की, तो डेफिनेटली सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा कि प्राइम मिनिस्टर की बात हम लोग करेंगे, क्योंकि उसके बिना हम लोग बात नहीं कर सकते इंडियन पॉलिटिक्स की। तो प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है जनरली ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द पार्लियामेंट। क्योंकि ये हेड होता है गवर्नमेंट, जो भी मेजोरिटी वाइज जो भी गवर्नमेंट फॉर्म की जा रही है कंट्री में, पार्लियामेंट में, डेफिनेटली उसका जो लीडर होगा वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में अगर हम लोग देखें कि प्राइम मिनिस्टर हमें क्यों चाहिए, तो जनरली आर्टिकल हमारा जो 75 है उसमें लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि देयर शैल बी ए प्राइम मिनिस्टर। एक प्राइम मिनिस्टर होगा दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उसको कौन करेगा? अपॉइंट करेगा। जो प्राइम मिनिस्टर होगा जनरली क्या होगा? ही इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी या फिर लीडर ऑफ द मेजोरिटी हाउस। जो है हमारे जो लोकसभा और जो राज्यसभा है, 2 हाउस हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें से किसी भी जो हाउस है उसका प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। अगर प्राइम मिनिस्टर के हम बारे में बात करें कि प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो जनरली अगर प्राइम मिनिस्टर अगर लोकसभा का मेंबर है, जनरली सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन जो आती है, बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया की, जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसकी एज, अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो जनरली उसकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो उसकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए, राइट? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स जो लिखे गए। ठीक है, वो किसी भी हाउस का हो सकता है और जरूरी नहीं कि वो इलेक्शन जीत के आया, वो बिना इलेक्शन जीते भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बट 6 मंथ तक उसको कहीं ना कहीं हमारी जो पार्लियामेंट की उसकी सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स जो हमारी रूलिंग पार्टी है, हमारी जो है जो मेजोरिटी जो शो करेगी लोकसभा में, जनरली उसी का जो लीडर होता है, जो पार्टी जो जिसको अपॉइंट करती है एज लीडर, उसी लीडर को जनरल अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? उसी को एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। ठीक है, ये हमारे 75 में लिखा गया है कि लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी क्या रहेगा? अपॉइंटेड एज ए प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंट करता है उसको प्रेसिडेंट। ये बात। अब प्रेसिडेंट का जो रोल है, इसके आर्टिकल 75 में ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो कंप्लीट जो गवर्नमेंट है, जितना भी गवर्नमेंट में फंक्शनिंग होती है, जितना भी काम होता है, उसमें सारे काम जनरली हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा किए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड। अगर हम देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। दैट मीन सारी पावर जनरली हम देखें तो सारी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास में। बट प्रेसिडेंट क्या है? हमारा नॉमिनल हेड है, जो हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड एंड द हेड ऑफ द स्टेट, जिसको हम लोग कंट्री बोलते हैं। बट अगर प्राइम मिनिस्टर रियल में जितने भी पावर है, क्योंकि लिखा गया आर्टिकल 74 में, जब हमने आर्टिकल 74 की बात की थी कि जो भी एड एंड एडवाइस प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो जनरली किस लिए करते हैं? प्रेसिडेंट की सहायता करते हैं, उसको एडवाइस देते हैं कि क्या हो रहा है, क्या करना है हमें कंट्री में। तो जनरली जो प्रेसिडेंट होता है वो उन्हीं की एडवाइस पे काम करता है। तो जो रियल हेड होता है, जिसको हम लोग देखते हैं, जो फ्रंट में रह के काम करता है, इसको हम देखते हैं। हम जनरली अगर कहीं भी अगर हम लोग बात करें आज कंट्री की, तो आज सबसे ज्यादा अगर कंट्री को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? पीएम। हम कहीं भी नहीं देखते कि हमारा प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस डेलीगेशन में। बट हम जब भी हम न्यूज देखते हैं, कहीं ना कहीं न्यूज में हमें प्राइम मिनिस्टर के बारे में या फिर न्यूज पेपर में पढ़ने को मिलता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वही जनरली फ्रंट में आके कंट्री के लिए काम करते हैं, कंट्री के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। वहां के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी पार्टी होती है, ठीक है, तो उसी का हम लोग देखते हैं फ्रंट में कौन काम। तो जनरली हम लोग देखें तो जो रियल में जो पावर जो यूज की जा रही है वो किसके द्वारा यूज की जा रही है? हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, राइट? ठीक है, ही इज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट। और एक और बात है, अगर हम लोग बात करें प्राइम मिनिस्टर की, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और जो ये भी लिखा गया है कि आर्टिकल 75 में कि जो यूनियन जो कैबिनेट होगी हमारी,
इस कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करेगी, मतलब एक जैसे काम करेंगे वो। अगर उनको कोई टास्क दी गई तो ऐसे नहीं कि एक पर्सन वो टास्क नहीं करेगा, दूसरा पर्सन टास्क करेगा, ऐसा नहीं है। दे आर सामूहिक जो उत्तरदायित्व की जो भावना है, फीलिंग है, वो रहेगी उनमें। और ये हमारे आर्टिकल 75 में लिखा है। और सामूहिक जो कलेक्टिवली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी किसके प्रति रहेगी? लोकसभा के प्रति। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर पीएम का अगर हम लोग कार्यकाल की बात करें कि इनका टर्म कितना होता है, कार्यकाल कितना, तो जनरली तो 5 इयर्स होता है, बट डिपेंड ऑन लोकसभा। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ठीक है, लोकसभा भंग हो गई, तो क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर को भी रेजिग्नेशन देना पड़ता है। और रेजिग्नेशन जैसे प्राइम मिनिस्टर देता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी अपने आप क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो नई गवर्नमेंट फॉर्म होती। तो ये सामूहिक जो उत्तरदायित्व ये किसके प्रति रहता है? लोकसभा। व्यक्तिगत जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो प्रेसिडेंट के प्रति हो सकता है, बट सामूहिक जो हम बात करेंगे वो किसके प्रति होगा? लोकसभा के प्रति। ये तो थी हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो मोटी मोटी बातें हमने बात की। अब प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है क्या हमारे कंट्री में? क्यों हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है कंट्री की? जब भी हम लोग बात करते हैं, किसी भी पॉलिटिकल इवेंट की बात करते हैं, या फिर कहीं भी जो हमारे डेलीगेशन जाते हैं उनमें जी कहीं भी हम लोग देखते हैं, तो आज तक देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो वही ज्यादातर विजिट करते हैं, अदर कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ की जो पॉलिसीज होते हैं उन पे बात करते हैं, वहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनसे रिलेशन मेंटेन करते हैं, समझौते करते हैं कंट्री के लिए, जो भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए होगा, ठीक है। तो जनरली हम लोग देखें तो आज हमारे मोदी जी हैं, जो अगर हम लोग बात करें करंट में, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करंट देखें, तो जनरली वो जो देश विदेश की जो यात्राएं कर रहे हैं, जनरली हम देखा जाए तो वो ही है कंट्री के कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री से टाई अप करें, दूसरी कंट्री से रिलेशन मेंटेन करें, कुछ समझौते करें, ताकि हमारे जो ग्रोथ है कंट्री की वो कहीं ना कहीं बढ़े रहे, ठीक है। तो अगर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की हम लोग बात करें तो उसमें देखें कि पहला जो काम होता है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का काम है कि रेस्पॉन्सिबल फॉर एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। जो हमारे आर्टिकल 74 में क्लियरली लिखा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करेंगे? एड एंड एडवाइस, कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे और एडवाइस देंगे। किसको? प्राइम मिनिस्टर को, सॉरी प्रेसिडेंट को, कि क्या करना है, ठीक है, हम क्या नीति हम लोग आगे बनाने जा रहे हैं, या फिर वो पॉलिसी जो बना रहे हैं उसमें क्या है। दूसरी जो अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी की हम लोग बात करें प्राइम मिनिस्टर की, रिप्रेजेंट द कंट्री इन वेरियस डेलीगेशन। आज हम देखते हैं कि मोदी जी हर जगह घूम रहे हैं, अगर जो कंट्रीज बची हैं उनमें भी 2-3 साल में वो लोग घूम लेंगे। तो जो हैं, तो कंट्री में जो रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कर रहा है कंट्री को प्रेजेंट? हमारे मोदी जी, दैट मींस प्राइम मिनिस्टर, राइट, ठीक है। तो वेरे जो भी डेलीगेशन जाते हैं, जनरली वहां पे जो राष्ट्र प्रमुख से मिलते हैं डेलीगेशन, तो कहीं ना कहीं या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर जा रहा है, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर जा रहा है, या फिर होम मिनिस्टर्स जा रहे हैं, या फिर अदर जो फॉरेन मिनिस्टर है वो जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो डेलीगेशन होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर है इसका रोल जो होता है वो मेन होता है। नेक्स्ट, जब भी कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, तो मेजोरिटी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है, दैट मींस मेजोरिटी में है कोई भी गवर्नमेंट, तो पहला जो काम होता है प्राइम मिनिस्टर का वो क्या होगा? प्रपोज द नेम ऑफ द मेंबर्स। जो उसके पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं उनका नेम प्रपोज करेंगे, कौन? प्राइम मिनिस्टर। किसको देंगे नेम? हमारे प्रेसिडेंट को वो लोग सबमिट कराएंगे कि ये नेम है मेरी पार्टी के जो मेन जो लीडर्स हैं उनके, किस लिए? टू अपॉइंट एज अ मिनिस्टर्स। क्योंकि मिनिस्टर्स जब अपॉइंट करते हैं तो जनरली प्रेसिडेंट के थ्रू मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, या फिर प्रेसिडेंट किसी को थर्ड पर्सन को अपॉइंट करता है कि इनको सबको जो ओथ दिलाने के लिए, शपथ दिलाने के लिए। तो नेम भी किसके द्वारा प्रपोज किए जाएंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। उसके बाद में जब नेम प्रपोज हो जाते हैं कि ये लोग मिनिस्टर बनेंगे, उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू असाइन द टास्क टू द मिनिस्टर। दैट मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उनको जो डिपार्टमेंट है वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी करेंगे, कि उनको जो चार्ज लेना है अकॉर्डिंग टू देयर पोर्टफोलियो, कि किसका किसमें काम किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू देयर पोर्टफोलियो वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो चार्ज है मिनिस्टर्स को। उसके अलावा ये सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करते हैं, अगर किसी मिनिस्टर को हटाना है, रिमूव करना है वहां से, तो भी उसका प्रपोजल कौन देंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर देंगे। किसको? प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट जो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है,
ही ऑल्सो प्रिजाइड द ओवर द मीटिंग टू द कैबिनेट। जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उस कैबिनेट मीटिंग का जो हेड होता है वो भी कौन होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मीटिंग लेते रहते हैं टाइम टू टाइम हमारी कैबिनेट की। उसके जो लास्ट जो है, he also inform the functioning of the government and union of India to the president। जो भी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग जो काम हो रहा है, जो भी लॉज बन रहे हैं, बिल बन रहे हैं, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो कंप्लीटली जो प्राइम मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको देंगे, हमारे प्रेसिडेंट के साथ में वो लोग डिस्कस करेंगे। और जो अदर जो स्टेट्स की, जो यूनियन ऑफ इंडिया मतलब जो स्टेट्स में जो काम हो रहा है उसकी भी रिपोर्ट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। यही काम हमारे, अगर हम देखा जाए स्टेट की हम बात करें तो वहां पे यही काम कौन करता है, सीएम एंड गवर्नर। जो रोल आज हमारे प्रेसिडेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, वही रोल हमारे गवर्नर का स्टेट गवर्नमेंट पे आ जाता है। एंड वही रोल जो पीएम का हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पे, वही रोल हमारे सीएम जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट्स में, वही रोल प्ले करते हैं हमारे स्टेट्स में, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो प्राइम मिनिस्टर के हमारे देखा जाए। ही ऑल्सो अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल्स, जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो एग्जीक्यूटिव हैं या फिर जो हमारे प्रमुख हैं उनको अपॉइंट करता है। इसके अलावा जितने भी बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्राइम मिनिस्टर एज ए प्रेसिडेंट एज ए हेड काम करता है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है नीति आयोग। नीति आयोग का भी जो प्रेसिडेंट होता है, ही इज ए चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। क्वेश्चंस काफी बार पूछा जाता है, हु इज ए चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। जो सॉरी, तो प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो ये मोटे मोटे जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। इसके बारे में एक और है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी का होता है, जनरली अगर वहां कहीं मेजोरिटी अगर प्राइम मिनिस्टर खो दे, वहां पे गवर्नमेंट अगर मेजोरिटी खो दे तो उसी टाइम प्राइम मिनिस्टर को भी क्या रेजिग्नेशन देना पड़ता है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो मेजोरिटी है वो कंप्लीट रखनी पड़ती है किसी भी रूलिंग पार्टी को, जो गवर्नमेंट फॉर्म किया जिन्होंने, ठीक है। तो ये मेजर जो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर हम देखें 2003 से पहले, तो जहाँ पे जो भी जो गवर्नमेंट फॉर्म की जाती थी मेजोरिटी पार्टी के द्वारा या फिर कोलिशन गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो लोग क्या करते थे, अगर कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार बनी है तो डेफिनेटली क्या करेंगे, जो क्या करेंगे, उनमें जो पार्टीज के जो लोग हैं, जिन जिन कोलिशन जिन्होंने किया है 2-3 पार्टीज का जो गठबंधन हुआ है, तो लोग अपने अपनी पार्टी के लोगों को एज ए मिनिस्टर बनाने के लिए अप्रोच करते थे, ठीक है। बट हमारे यहाँ पे 91 अमेंडमेंट हुआ, 91 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2003 में, और उसमें ये क्लियरली डिफाइन किया गया है कि जो कैबिनेट और मिनिस्टर की जो साइज है वो 15%, नॉट मोर देन 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द असेंबली जो भी है। सपोज अगर स्टेट्स में हम बात करें, जैसे राजस्थान में 200 है या किसी स्टेट्स में 100 है, तो उसमें 15-20 लोग हैं जो मेंबर्स बन सकते हैं उसमें कैबिनेट मिनिस्टर में। तो आज हम बात करें, उससे पहले ऐसा नहीं था, उससे पहले लोग 50 लोग मिनिस्टर्स बन रहे हैं जिनके पास डिपार्टमेंट भी नहीं है, फिर भी वो लोग 3 मिनिस्टर्स को एक डिपार्टमेंट दे रहा है। बट 2003 में ये डिसीजन लिया गया कि अब जो है टोटल नंबर ऑफ जो हैं मेंबर्स हैं उनके 15% लोगों को ही हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कैबिनेट है उसमें जगह मिलेगी, मतलब वो लोग अपॉइंटेड होंगे एज ए मिनिस्टर्स, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी, वो देखा जाएगा कि जनरली ओनली 15% जो लोग हैं वही लोग क्या करेंगे, मिनिस्टर्स बनेंगे, राइट, ठीक है। तो ये है साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव इनको हम लोग ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं। दैट मीन्स नौकरशाही। परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब जो स्थायी हैं। हमने बात की थी पहले कि 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, वन होते हैं पॉलिटिकल और एक होते हैं परमानेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो जो होते हैं, जो अपॉइंटेड किए जाते हैं 5 इयर्स के लिए, जो हमारे एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, दीज आर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। बट अगर परमानेंट एग्जीक्यूटिव की हम बात करें तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं जो जिनका कार्यकाल जो होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है, दे आर अपॉइंटेड, जैसे जो अपॉइंटेड होते हैं और अपनी जो उनकी जो है कि कब वो रिटायरमेंट जो है जो फिक्स कर रखे हमारी गवर्नमेंट ने कि 60 ईयर्स है या 62 ईयर्स है, उसी एज पे जाके वो लोग रिटायर होंगे, तो उनका जो टर्म है कार्यकाल है वो फिक्स है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि जो, क्योंकि हमारे जो कंट्री है उसमें पॉलिसी जो बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, मिनिस्टर्स के द्वारा, और मिनिस्टर आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी लॉ एंड पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो हमारी जो पॉलिसीज जो बनाई जा रही है, उनको अब एग्जीक्यूट कौन करे, उनको हु विल इम्प्लीमेंट, हु विल इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी। जो भी पॉलिसी या फिर जो लॉ बनाए गए उनको इम्प्लीमेंट कौन करे अच्छे से, ठीक है। जितनी भी पॉलिसी जो हमारी बनाई गई लेजिस्लेचर के द्वारा, सबसे पहले तो उनको इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो हमारे कौन करते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जो नौकरशाही है, दैट इज इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले किया जाता है हमारे स्टेट्स में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग बात कर सकते हैं। और नौकरशाही को अगर माना जाए, जो हमारे ये जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये किसी ने कहीं भी जो स्टेट होता है उसमें एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखें कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम लोग देखें तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जिसको हम लोग डीएम भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी होता है। तो डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है उसको हम लोग देखें तो ही इज द सिविल सर्वेंट। जो हमारा सिविल सर्वेंट है इनको हम लोग सिविल सर्वेंट भी बोलते हैं, ठीक है। जो एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो मेन जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ठीक है। तो जो इस डिस्ट्रिक्ट में जो रोल प्ले किया जाता है, जो भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो भी अगर प्लानिंग या फिर पॉलिसी या जो लॉ बन के आया हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको इम्प्लीमेंट करने का काम जो कौन करते हैं, हमारे सिविल सर्वेंट। अब ये सिविल सर्वेंट होते कौन है, ये हमारे किसने है, तो सिविल सर्वेंट का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्वेंट करें हम, तो जनरली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन है। एक है ऑल इंडिया सर्विस, सेकंड है हमारे पास सेंट्रल सर्विस, और थर्ड है हमारे पास में स्टेट सर्विस। तो सिविल सर्वेंट की अगर हम लोग बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्वेंट 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट है ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस और स्टेट सर्विस। अब ऑल इंडिया सर्विस में कौन है हमारे, जैसे आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एंड आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। ऐसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, एंड आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ठीक है। एंड स्टेट सर्विस की हम बात करें तो यहाँ पे सेल्स टैक्स ऑफिसर, ठीक है। तो दीज आर 3 कैटेगरी ऑफ सिविल सर्वेंट, और इन्हीं सिविल सर्वेंट को हम लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं।
अब अगर हम लोग इनकी बात करें, जो हमारे ये हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और जो ऑल इंडिया आईएएस और आईपीएस हैं, दैट इज सिलेक्टेड बाय द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक बोर्ड है जो एग्जाम लेता है, और उस एग्जाम के बेस पे जो मेरिट में आते हैं लोग, जो क्राइटेरिया है उनका सिलेक्शन का, उसके बाद में जो इनकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है, देन दे जो पर्सन होता है सिलेक्टेड अपॉइंटेड एज ए कैटेगरी में आईएएस और आईपीएस, इसके बाद आईएफएस, आईआरएस। तो ये जो कैटेगरीज हमारे सिविल सर्वेंट की जो कैटेगरीज हैं, ठीक है, इनकी हैं, तो डेफिनेटली ये है हमारे 3 क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विस, ठीक है। नाउ अब हम देखें तो हमारे मोस्ट ऑफ जो पार्ट है हमारा चैप्टर का कंप्लीट जो पार्ट है, जिसमें हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की, टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने बात की, उसके बाद में हमने जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट की बात की, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात की, फिर हमने प्राइम मिनिस्टर की बात की, जिसके रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की, और टाइप ऑफ जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी की बात की। तो ऑलमोस्ट जो टोटल जो पार्ट है चैप्टर के वो कंप्लीट हो चुके हैं, एंड होप कि आपको सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।